अखाड़ा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बात रूस यूक्रेन महायुद्ध की, जहां अब व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका समेत पश्चिमी देशों को एक आखिरी वार्निंग दे डाली। उन्होंने यूक्रेन के मददगार देशों को सीधे चेतावनी दी है, लेकिन ब्रिटेन ने पुतिन की धमकी को नजरअंदाज कर लंबी दूरी की मिसाइल देने का फैसला कर दिया है। ब्रिटेन के इस एक्शन के बाद रूस यूक्रेन युद्ध में भीषण इंटेंसिटी बढ़ने की आशंका है। कीव में एक बार फिर हमले शुरू हो गए हैं। लगातार दूसरे दिन कीव पर मिसाइल हमला। मिसाइल हमले में खंडर बना कीव का रेलवे स्टेशन। ऐसा क्या हुआ कि अचानक पुतिन ने फौज का रुख कीव की तरफ मोड़ दिया? कीव में फिर बमबारी क्यों शुरू हो गई? रूस ने कीव पर हमले का ठीकरा नेटो देशों पर फोड़ा है। पुतिन ने पश्चिमी देशों को चेतावनी दी थी, यूक्रेन को लंबी दूरी तक मार करने वाले हथियार ना देने की चेतावनी दी थी। लेकिन पुतिन की चेतावनी को दरकिनार करते हुए ब्रिटेन ने यूक्रेन को M270 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर भेजने का फैसला किया है। ये रॉकेट लॉन्चर 80 किलोमीटर की रेंज में दुश्मन को धुआं करने की ताकत रखता है। ब्रिटेन के इस फैसले के बाद रूस और भड़क गया है। अब रूसी सेना ने करीब 6 हफ्ते के बाद एक बार फिर कीव पर बमबारी शुरू कर दी है। कीव में बमबारी पश्चिमी देशों के लिए संदेश है। अगर पश्चिमी देश यूक्रेन को हथियार भेजते रहेंगे तो रूस खामोश नहीं बैठेगा। ब्रिटेन ने रूस के साथ युद्ध की शुरुआत से ही यूक्रेन की मदद की है। इसी साल मार्च में ब्रिटेन ने यूक्रेन को एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलों का जखीरा भेजा था। ब्रिटेन के रक्षा मंत्री बेन वॉलिस ने कहा कि यूक्रेन के लिए ब्रिटेन का समर्थन जारी रहेगा। अब सवाल उठता है कि ब्रिटेन ने जो M270 रॉकेट लॉन्चर भेजने का फैसला किया वो कितना खतरनाक है। M270 मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम एक अमेरिकी आर्म्ड सेल्फ प्रोपेल्ड मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर है। सबसे पहले M270 को 1983 में अमेरिकी सेना को दिया गया था। बाद में इस हथियार का इस्तेमाल नेटो देश भी करने लगे। अमेरिका और यूरोप में M270 सिस्टम के 1300 से अधिक यूनिट का निर्माण किया जा चुका है। इसके लिए 7 लाख रॉकेट भी बनाए गए हैं। जब से रूस यूक्रेन में युद्ध की शुरुआत हुई है, तब से नेटो और अमेरिका यूक्रेन को लगातार मॉडर्न हथियार भेज रहे हैं। ये देश भले ही युद्ध में अपनी सेना नहीं उतार रहे हों, लेकिन इन्होंने यूक्रेन को हथियार देकर रूस को घेरने की कोशिश की है। इससे रूस के लिए युद्ध जीतना दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है। ब्रिटेन जो रॉकेट लॉन्चर यूक्रेन को भेज रहा है, उस रॉकेट की कितनी रेंज है वो भी समझिए। M270 रॉकेट लॉन्चर के 3 वेरिएंट बनाए गए हैं। इनमें से पहला M26 की प्रभावी रेंज 32 किलोमीटर है। M26A1 A2 45 किलोमीटर तक मार सकता है। वहीं तीसरा M30/31 की रेंज 70 से 80 किलोमीटर की बताई जा रही है। ब्रिटेन जो रॉकेट लॉन्चर यूक्रेन को दे रहा है, उसकी रेंज 80 किलोमीटर बताई जा रही है। इस सिस्टम के अलग अलग वेरिएंट को अमेरिका, ब्रिटेन, बहरीन, इजिप्ट, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, इजराइल, इटली,
जापान, कतर, सऊदी अरब, दक्षिण कोरिया और तुर्की ऑपरेट करते हैं। कुछ दिन पहले अमेरिका ने भी यूक्रेन को हार्पून एंटीशिप मिसाइल और M142 हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम देने का ऐलान किया था। इससे पहले ये देश यूक्रेन को एयर डिफेंस सिस्टम, टैंक रोधी मिसाइल, सैकड़ों बख्तरबंद गाड़ियां भेज चुके हैं। इन आधुनिक हथियारों ने रूस को अब तक कीव में दाखिल होने से रोक रखा है। अगर ये देश ऐसे ही यूक्रेन को हथियार भेजते रहे तो रूस के लिए युद्ध हर बीतते दिन के साथ मुश्किल होता जाएगा। एक बात साफ समझने की आवश्यकता है, अगर यूक्रेन इस सैन्य मदद के जरिए रूस के अंदर आक्रमण करता है तो रूस ये समझेगा कि पश्चिमी देशों ने उसके खिलाफ आक्रमण किया है और रूस फिर ये युद्ध का डायमेंशन बदल देगा। अब यूक्रेन युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा। 100 दिन जुट चुके हैं, 100 डेज। अब आगे क्या, सब लोग यही पूछ रहे हैं। कई क्षेत्रों में अभी भी भीषण जंग चल रहा है और वो इलाके कौन कौन से हैं, मैप के जरिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। डॉनबास ऑफेंसिव अब खुल के दिख रहा है। और डॉनबास ऑफेंसिव क्यों? क्योंकि इस इलाके में सेवेरोडोनेट्स्क, जैसा मैं कहता आ रहा हूं, खार्किव यहां है, खार्किव से लेकर खिरसान तक इस पूरे इलाके पर कब्जा चाहते हैं। और अभी इंटेंसिटी, भीषणता यहां पर है क्योंकि डोनेट्स्क और डॉनबास, लुहांस्क, डोनेट्स्क और लुहांस्क जैसे इलाके हैं डॉनबास में, जिसको कि स्वतंत्र घोषित कर चुके हैं। लेकिन यहां पर भी अभी यूक्रेनी सेना के साथ कई जगह फेस टू फेस फाइटिंग चल रही है और यहीं पर सेवेरोडोनेट्स्क भी है। अब सेवेरोडोनेट्स्क, डॉनबास्क और लुहांस्क, अगर ये पूरी तरह से, ये पूरा एरिया डोनेट्स्क, लुहांस्क, सेवेरोडोनेट्स्क अगर रूस के कनेक्शन में आ जाता है, रूस के कंट्रोल में आ जाता है, तो फिर खार्किव से लेकर फिर मारियोपोल, वर्दियांस्क और फिर जापोरिजिया, ये सब कुछ खिरसान तक, ये पूरा लैंड रूट ये पूरी तरह से सीधा रूस तक कनेक्ट हो जाएगा। और व्लादिमीर पुतिन इस जगह को तो छोड़ेंगे ही नहीं, क्योंकि सी ऑफ अजोव और यहां पर काला महासागर, ब्लैक सी, इसका एक्सेस फिर व्लादिमीर पुतिन के पास आ जाएगा, रूस के पास आ जाएगा और यूक्रेन ओडेसा को छोड़कर पूरी तरह से लैंडलॉक्ड हो जाएगा। लेकिन अब ओडेसा पर भी अटैक चल रहा है और ये अटैक इसलिए क्योंकि इस पूरे एरिया को जहां तक भी समुद्री एक्सेस है और बंदरगाह है बड़े, 70% यूक्रेन का ट्रेड यहां से, ओडेसा से होता है। मोल्दोवा, और यहां पर ये मोल्डोवा है। मोल्डोवा अगर ओडेसा को कंट्रोल कर लेते हैं तो मोल्डोवा पर भी रूस का कब्जा होगा, रूस का कंट्रोल होगा। जावेद इस वक्त जुड़ रहे हैं हमारे साथ। जावेद, ये युद्ध की रणनीति अब इन्होंने बदल दी है। कई लोगों का कहना है कि यूक्रेन कहता है कि हमने रूस को कीव से खदेड़ दिया, लेकिन अब कई लोगों का यह भी कहना है कि कीव तो भटकाने की रणनीति थी ताकि यूक्रेनी सेना का कंसंट्रेशन भटका रहे और फिर अपने ऑफेंसिव को दक्षिण पूर्वी यूक्रेन में बढ़ा सकें व्लादिमीर पुतिन। अब पूरा कंसंट्रेशन अब इसी डॉनबास इलाके में है, दक्षिण पूर्वी यूक्रेन में है जावेद। और यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की इसे समझते हैं, क्योंकि ज़ेलेंस्की कह चुके हैं कि सेवेरोडोनेट्स्क गया यानी फिर व्लादिमीर पुतिन के मंसूबे कामयाब हुए। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है सेवेरोडोनेट्स्क, क्योंकि डॉनबास बहुत बड़ा इलाका है और अगर ये इलाका जाता है तो आर्थिक रूप से यूक्रेन पूरी तरह से टूट जाएगा और फिर ज़ेलेंस्की को डील करना, उन्हें झुकाना बहुत मुश्किल नहीं होगा पुतिन के लिए। और ये आप सही कह रहे हैं कि जो कीव है ये संभवतः भटकाने के लिए हो सकते हैं। और अभी तक जो पूरी जंग है, जो भीषण जंग है, वो चल रही है दक्षिण पूर्वी इलाके में, फेस टू फेस जंग चल रही है वहाँ पर। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, जो कीव के इन इलाकों में पहुँच गया था रूस, वहाँ किस तरह की तबाही रूसी सैनिकों ने मचाई थी, वो तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। देखिए, यहाँ लग रहा है कि मिसाइल से अटैक किया गया है पूरी तरह से। ये जो इमारत है आप देखेंगे ये नेस्त नाबूद हो गई है। पूरा जो ये बिल्डिंग है इसके अंदरूनी हिस्से में भी हम दिखाने की कोशिश करते हैं, कुछ नहीं बचा है। ये एक इमारत नहीं है आनंद, ऐसी सैकड़ों इमारतें हमने देखी हैं। अगर आप कीव से पश्चिम की तरफ बढ़ते हैं, जिधर हम जा रहे हैं, वहाँ ऐसी जगह जगह इमारतें मिलेंगी। कीव के आसपास भी ऐसी जगह हैं। तो इसका असर, जंग का असर यही हुआ है कि जो लोग हैं, लाखों लोग पलायन कर चुके हैं और हजारों की तादाद में लोगों की मौत हुई है। तो ये अभी जंग
भीषण चल रही है और आगे भी चलने वाली है, क्योंकि दक्षिण पूर्वी इलाका ज़ेलेंस्की समझते हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जहां अभी जंग चल रही है। जी बिल्कुल जावेद, क्योंकि जितना भी ये असला ले रहे हैं ज़ेलेंस्की, जितनी भी मदद ले रहे हैं पश्चिमी देशों से, ये सूद समेत आगे जाकर यूक्रेन को चुकाना पड़ेगा। मुफ्त में नहीं दे रहा है अमेरिका या कोई भी पश्चिमी देश। इसकी एक कीमत यूक्रेन और ज़ेलेंस्की को चुकानी पड़ेगी, लेकिन उसके लिए व्यापार तैयार रखना पड़ेगा और व्यापार करने के लिए उन्हें बंदरगाह चाहिए। बंदरगाह अगर रूस के अधीन हो गए तो फिर कहां जाएंगे ज़ेलेंस्की और किसके अधीन हो जाएगा यूक्रेन? बहुत बड़ा प्रश्न है ये। अब यूक्रेन के जापोरिजिया में लड़ाई अब भी जारी है। हमने थोड़ी देर पहले मैप में आपको दिखाया। ये अब खबर आ रही है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने सैनिकों से मुलाकात की है, साथ ही वहां मौजूद आम लोगों से भी मुलाकात की। ज़ेलेंस्की ने कहा कि जापोरिजिया में अभी भी लड़ाई जारी है। कुछ क्षेत्रों पर रूस ने अस्थायी रूप से कब्जा किया है, लेकिन अभी भी वहां सीधे सीधे कई जगह रूस और यूक्रेन की सेनाएं आपस में भिड़ रही हैं। साथ ही कहा कि पीड़ितों की मदद भी की जा रही है, उन्हें राहत पहुंचाया जा रहा है। जापोरिजिया सेवेरोदोनेत्स्क से ठीक लगकर है। याद रखिएगा ये मैप हमेशा अपने दिमाग में, क्योंकि यहीं पर उनकी रणनीति है।